नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आज इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन सी 3 ऐसी खबरें हैं जिन पर हमारी विशेष तौर पर नजर रहेगी। बिहार ले चलेंगे आपको। बिहार में विधानसभा के अंदर शराब कांड को लेकर खूब चर्चा हो रही है। नीतीश सरकार को घेरने की बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि उन तस्वीरों से नीतीश कुमार सरकार की जो सुशासन की पूरी इमेज है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। उन तस्वीरों की बात करेंगे। साथ ही साथ कर्नाटक में जो सीमा विवाद है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और बीजेपी दोनों राज्यों में, क्योंकि सरकार उनकी है, आमने सामने खड़ी है और इसी मुद्दे पर राजनीति वहां गरमाई हुई है। साथ ही साथ वापस बिहार लेके जाएंगे तीसरी खबर के लिए, और बेगूसराय में कैसे उद्घाटन से पहले एक पुल गिर गया। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, ये पुल की कहानी पूरे देश में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन यानी भ्रष्टाचार की जो कहानी है उसको भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें आपके सामने दानापुर से आ रही हैं। पटना से बिल्कुल लगा हुआ है दानापुर, और जो इस वक्त वहां पर हो रहा है, क्योंकि शराब पीने के बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इस पर लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, लगातार इस पर लड़ाई चल रही है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें अभी आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, ये फुल स्क्रीन में आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इस वक्त, ये दानापुर से आ रही है। और ये हालात तो तब हैं जब दानापुर स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें, जो देसी शराब बनाने की तस्वीरें हैं, अवैध शराब बनाने की तस्वीरें हैं, ये तब है जब विधानसभा में हंगामा है। सरकार पूरी तरफ से एक दूसरे अपनी जान बचाने के लिए, अपनी किरकिरी ना हो उसे बचाने के लिए सरकार अलग अलग तरह के बयान देती है। लेकिन ये तस्वीरें दानापुर स्टेशन के पास, जहां शराब दिन दहाड़े खुलेआम बन रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां जरूर पहुंची, लोग वहां से भाग गए जो शराब बना रहे थे। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर शराबबंदी हो वहां राजधानी के पास दानापुर में इतनी आसानी से सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे आराम से ऐसे शराब बनाई जा रही थी खुले मैदान में। पूरा तंत्र लगाकर ये तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरीके से बड़े लेवल का एक ऑपरेशन था। और सरकार कहती है कि शराबबंदी में जो मरा, सही बात है, शराबबंदी में जो मरा उसके परिवार की गलती, उसकी खुद की गलती। लेकिन सरकार की कोई गलती नहीं जिसने शराबबंदी लागू तो कर दी है, लेकिन उसका कितने अच्छे तरीके से सरकार शराबबंदी को लागू करा पा रही है, लोगों को इससे अवेयर करा पा रही है, ये नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की कमजोरी नहीं है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं पहले तो आपको वो सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि छपरा में जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है लोगों की, तो आंकड़ा देखिए रोज बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। वहां पर कई जगह पर छापेमारी जारी है, जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में छपरा और उसके आसपास के इलाकों में धरपकड़ जारी है। नीतीश बाबू उसके बाद भी आपके सुशासन में इतने आसानी से सड़क के बीच में, सड़क से लगे हुए मैदान में, रेलवे स्टेशन के पास दानापुर में ऐसे शराब बनाई जा रही थी। मीडिया पहले पहुंच गया, जनता पहले पहुंच गई। मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। दो बड़ी मुद्दे इससे उठते हैं। उन मुद्दों पर बात करने से पहले मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के उनके पुराने सहयोगी, परम मित्र, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने क्या कहा, जरा सुनवा देते हैं आपको। कलन जी आंकड़ों को छिपा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ट्वीट किया कि 6 वर्षों में केवल 23 लोगों की मौत हुई बिहार के अंदर। क्या ये सच है? केवल 23 लोग मरे हैं 6 साल के अंदर। केवल 2016 में खजूरबन्नी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई, और मुख्यमंत्री ने स्वयं 4-4 लाख रुपया 14 परिवारों को दिया, और दिखा रहे हैं कि 2016 में केवल 7 लोगों की मौत हुई। तो आंकड़ा छिपाने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री को क्षमा मांगनी चाहिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, और तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मुआवजा मिले ना मिले इस पर दो राय जरूर है।
पर सुशील मोदी जी 2016 की जब ये बात कर रहे हैं तब सर्वसम्मति से नीतीश कुमार ने ये पूरा जो शराबबंदी का फैसला लागू किया था, उसके बाद सरकार में भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्या तब भी सरकार आंकड़े छुपाती थी? और अगर छुपाती थी तो कुर्सी क्या इतनी प्यारी थी कि आपने कुर्सी छोड़ी नहीं, और आप क्योंकि ऑपोजिशन में चले गए हैं तो ये सब बातें बाहर आ रही हैं। लेकिन सही बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जब घिरते जा रहे हैं इस शराबबंदी के मामले पर, इस छपरा में जो हुआ हादसा है उसके मामले पर, तो नीतीश कुमार जी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसे बयान दे रहे हैं जो सोचने पर मजबूर करती है, क्या सूबे के मुखिया, इसकी जिम्मेदारी है, पुलिस उनके पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, इसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की शराब वहां उपलब्ध ना हो, पर वो फिर भी उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मरते हैं तो मरने दीजिए, ऐसे लोग जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे। ये संवेदनहीन है, या इसको इस तरीके से देखा जाए कि किसी राज्य में अगर कोई शराबबंदी है या कोई कानून का उल्लंघन करके कोई मारा जा रहा है तो सरकार को उसके प्रति कुछ करना चाहिए क्या? ये सवाल सभी के लिए। खैर, जो बात बिहार की हो रही है, ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब से पीने से जो मौतें हैं सिर्फ बिहार में हो रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है या नहीं है, जहरीली शराब भारत के लिए कितना बड़ा संकट बन के खड़ी हुई है। पिछले 6 सालों में करीब 7,000 लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए देश के अलग अलग राज्यों में। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो हैं, कर्नाटका दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं, तो वहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी को इन आंकड़ों से ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। पंजाब पहले कांग्रेस के पास था, अब आम आदमी पार्टी के पास है। पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश में 1332 मौतें, कर्नाटक में 1013 मौतें, पंजाब में 852 मौतें जहरीली शराब पीने से, जिसमें से तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है, लोगों की मौत हुई। बिहार में कहा जा रहा है आंकड़ों का खेल करके कि 23 सिर्फ मौतें हुई 6 सालों में। अब बिहार को जो भी जानता है, शायद उसके लिए आंकड़े गले उतरेंगे नहीं, लेकिन जैसे कहा जा रहा है, जादूगरी इस बात की नहीं है कि इस शराब को, जहरीली शराब को बेचने से रोका जाए, जादूगरी आंकड़ों की है, और वही शायद दिखाई भी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको हमारी दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। ये जो खबर है, ये खबर आ रही है कर्नाटका से और साथ में महाराष्ट्र से। तो सीधे सीधे आपको अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर अब लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में इतनी जंग जो छिड़ी हुई है, वो जंग क्यों हो रही है? सीमा विवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों राज्य लड़ाई इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे 2 राज्यों की सीमा ना हो, बल्कि 2 देशों की सीमा पर गोलबंदी करके सरकारें जो हैं वो बिल्कुल दुश्मनों की तरह आमने सामने खड़ी हो गई हैं। सोमवार सुबह बेलगाम पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर सोमवार के दिन महाराष्ट्र की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच बीजेपी के लिए बड़ी गले में हड्डी फंस गई है। दोनों जगह राज्य आपके, कर्नाटक में होने वाला है चुनाव, और जब प्रेशर बना रही है ऑपोजिशन, तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना में होने के बाद उस समय बड़ी डींगे हाका करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि छीन के ले आएंगे, उनसे अब कुछ कहते बन नहीं रहा है। सोहित मिश्रा की यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से सोमवार सुबह बेलगांव में एक प्रदर्शन में पहुंचे महाविकास आघाड़ी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेलगांव में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी मतभेद के बीच यहां प्रदर्शन होना था, लेकिन पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसका असर नागपुर में चल रही महाराष्ट्र विधानसभा पर भी देखने मिला। विपक्ष की ओर से विधानसभा के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और दोनों राज्यों की सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र भारतवर्ष का ही हिस्सा है। क्या हम कर्नाटक में नहीं जा सकते हैं? क्या वहाँ के लोगों से नहीं मिल सकते हैं? हमारी जो भूमिका नहीं रख सकते हैं? तो ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ ये है। महाराष्ट्र की सरकार अपनी भूमिका रखने में बहुत, जैसे बोलेंगे तो लो लाइंग है। बिल्कुल कोई जो सरकार की भूमिका आवश्यक है, पब्लिक डोमेन में जो सरकार की भूमिका आनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं आ रही है। शायद डरते होंगे, पता नहीं है। आणि म्हणून मी एकच सांगतो,
या सीमावासियांच्या मागे विधानसभा के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया गया और राज्य सरकार पर कड़ा पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दिया। गृहमंत्र्यांनी याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला, मध्यस्थी केली आणि बैठक बोलवली। गृह मंत्री के साथ हुए बैठक में हमने महाराष्ट्र के सीमावासियों के पक्ष में ठोस भूमिका ली है। हमने कहा है कि हमारे लोग, हमारी गाड़ियां जब जाती हैं उन्हें रोका जाता है, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, ये सही नहीं है। हमने कहा कि एक्शन को रिएक्शन मिल सकता है। गृह मंत्री ने इस मामले में कर्नाटक को भी सूचना दी है। त्यामुळे असं कुठेही होता कामा नये, मग ऍक्शनला रिएक्शन होऊ शकते हे देखील आम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलं। गृहमंत्री महोदयांनी त्यांना देखील त्या बाबतीमध्ये योग्य त्या सूचना समज दिली। तो हम जरूर इसके ऊपर कर्नाटक की सरकार से बात करेंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने तय किया है कि आवाजाही पर कोई रोक नहीं है और शांतिपूर्ण अगर आंदोलन हो रहा है तो उसको भी रोकने का कोई कारण नहीं है। हम हमारे सीमावर्ती मराठी भाई बहन जो है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो मामला है वो खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां डबल इंजन सरकार की बात की जाती है तो वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं निकलने के बाद अब विपक्ष और भी आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये आप देख रहे थे किस तरीके से दो डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, दो डबल इंजन आपस में भिड़ रहे हैं, टक्कर हो रही है उनकी। और उनकी इस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि इसका हल निकालें तो निकालें कैसे। दोनों जगह ऑपोजिशन इसी को लेकर बड़ा मुद्दा बना के सरकार की किरकिरी करने पर लगी हुई है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। जब आप वापस आएंगे तो फिर आपको बिहार ले चलेंगे और बिहार ले जाकर आपको दिखाएंगे कि पुल गिरना, नए पुल गिरना, उद्घाटन से पहले पुल गिरना बिहार के लिए बड़ी आम सी बात हो गई है, लेकिन देश के लिए कितनी चिंता की बात है। वापस आ रहे हैं इसी खबर के साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका। बिहार के बेगूसराय में उद्घाटन से कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले एक 14 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा था वो टूट गया। सवाल है कि ये कैसा विकास बिहार में होता है, और क्यों ना इसे कहा जाए कि भ्रष्टाचार का एक और पुल टूट गया बिहार में, नीतीश सरकार को, तेजस्वी सरकार को बेनकाब करता हुआ। सोच के देखिए, देश में इतने बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वादे होते हैं कि देश में विकास कैसा होगा, करप्शन खत्म हो रहा है, ऐसे करप्शन खत्म हो रहा है। जीते जागते सबूत हैं ये करप्शन के। तो ये पुल था, 14 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, और इस पुल को कुछ दिन बाद अभी इसका उद्घाटन होना बचा था, और उद्घाटन से पहले ही अगर आप देखें तो ये पुल बीच में टूट गया। अब एक कमेटी बैठा दी गई है, कमेटी इस पर जांच करेगी कि ये पुल टूटा कैसे, और ये पहली बार नहीं है कि ये बिहार में ऐसा हो रहा हो। जून 2020 की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी एक 263 करोड़ की लागत से गोपालगंज में एक पुल बन रहा था, वो पुल टूट गया था। तब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होते थे, उन्होंने बड़ी आवाज उठाई थी इसके ऊपर। कुछ दिन पहले लखीमपुर भी याद होगा आपको, लखीमपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सड़क बनाई गई। उस सड़क के हालात क्या थे, जरा उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। उस सड़क के हालात की तस्वीरें दिखाते हैं। लोग हाथों से उस सड़क को खोद कर निकाल रहे थे। ये भाई साहब ने पूरा वीडियो भी बनाया, किस तरीके से सड़क टूटती फिरती दिखाई पड़ रही है। इस देश के अंदर तरक्की के बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, पैमाने बनाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि बहुत जल्दी हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। पर अगर ऐसा विकास हम जनता को देंगे तो ऐसी इकोनॉमी का और ऐसे विकास का क्या मायने हैं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार की बलि एक और पुल चढ़ गया है, जो हम सबके लिए जागने वाली, चेतने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबर में, बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण लेकर शाम 7 बजे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।